वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टैक्सेशन इन रिड्यूसिंग द एक्सेस डिमांड। हम टैक्स एक्सेस डिमांड को हमने क्या करना है, कम करना है, उसकी सिचुएशन को कम करना है, तो टैक्स का उसमें क्या रोल होगा। सबसे पहले तो हमारे पास एक्सेस डिमांड की कौन सी कंडीशन होती है, हमारी इन्फ्लेशनरी की कंडीशन। जो भी इन्फ्लेशनरी गैप है वो किसमें आता है, एक्सेस डिमांड का ज्यादा होना। ये क्या होती है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो इसकी वजह से कंडीशन किसकी अराइज होती है, इन्फ्लेशनरी की। और इसको रेक्टिफाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। मनी सप्लाई को एक तरफ कम करना पड़ता है, दूसरी तरफ से डिमांड को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। डिमांड तभी कम होगी अगर हमारी इकोनॉमी में मनी सप्लाई क्या होगी, कम होगी। अब टैक्स की हेल्प से हमने क्या करना, डिमांड कम करनी है, अपने एक्सपेंडिचर कम करने है, मतलब लोगों के पास मनी सप्लाई कम करनी है। अब टैक्सेशन में गवर्नमेंट 2 वेज होती है, एक तो टैक्स रेट प्रोवाइड करना, दूसरा हमारे पास क्या होता है, सब्सिडी होती है जो टैक्स आईटी वगैरह में दी जाती है। तो गवर्नमेंट क्या कर देती है इस केस में, अपने टैक्स रेट को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, इंक्रीज कर जाती है। जब टैक्स बढ़ जाता है तो जो सामान कस्टमर को खरीदने वाला होता है वो क्या होता है, कॉस्टली बढ़ जाता है, जिसके कारण मनी सप्लाई लोग अपने आप ही इवेंचुअली डिमांड क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास उतने मनी सप्लाई नहीं होती। सेकंड क्या है, सब्सिडीज। गवर्नमेंट सब्सिडी बिल्कुल क्या कर देती है, कम कर देती है, जहाँ पे पहले से क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, जिसके कारण सब्सिडी क्या होती है, एक तरह की रिबेट होती है। जो लोगों को मनी में जो चीज पहले 1000 की थी, अब वो चीज उनको कितने की मिलती है, 100 रुपीज की मिलती है, या 900 की मिलती है, 850 की मिलती है, कुछ ना कुछ भी सब्सिडी उनको मिल जाती है, उसको क्या करती है, कम कर देती है। इसके साथ हमारा जो टैक्सेशन की पॉलिसी के साथ हम ऐसे जो गवर्नमेंट है अपने एक्सेस डिमांड को रेटिफिकेशन करती है। सेकेंड है, टैक्सेशन इज इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करने में कैसे हेल्प करती है। सबसे पहले इनइक्वालिटी ऑफ इनकम मतलब इसमें किसकी बात की जा रही है, क्लासेस की बात की जा रही है। किस क्लास की, बिटवीन द रिच क्लास एंड पुअर क्लास। इन दोनों में जो इनइक्वालिटी है, जो इनमें गैप बढ़ रहा है, उसको कैसे कम करती है। सेम वे से गवर्नमेंट के पास क्या होते हैं, पहले तो टैक्स का एक मेन सिस्टम होता है, किसकी हेल्प से, एक हमारे पास टैक्स हो गया, दूसरी हमारे पास क्या होगी, सब्सिडी होगी, तीसरी हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफर पेमेंट होगी, जहां हम इनको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम होगी। थर्ड क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होगी। ये मेथड्स है जिनकी हेल्प से वो टैक्स के अंडर ही जो इन दोनों में जो इम्बैलेंस है उसको कम करने की हेल्प करती है। जैसे कि टैक्स में ये हम कौन सा टैक्स लगाती है, इंक्रीमेंट करती है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन रिच पीपल के ऊपर ज्यादा होता है लेकिन पुअर पीपल के ऊपर कम होता है। इसका रीजन क्या है, जो इसका टैक्स रेट है वो इनकम के इंक्रीज होते साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, और इनकम के कम होने से उसका रेट क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण इसका बर्डन रिच के ऊपर ज्यादा होता है, पुअर के कम होता है। इवेंचुअली किसी ना किसी रिच लोगों को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है, जिसके कारण जो ये गैप है किसी ना किसी ढंग से कम होने लगता है। सेकेंड इफेक्ट कौन सा है, हमारा सब्सिडी होता है। अब सब्सिडी के अंडर क्या आ जाता है, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है, रिबेट प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, पुअर को प्रोवाइड करती है। और जब पुअर को प्रोवाइड की जाती है रिबेट, जिसके कारण कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज किनको मिलती है, पुअर को मिलती है, जिनके पास जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है तो उनके पास उनकी इनकम भी इंक्रीज होती है, नेशनल इनकम इंक्रीज होती है, एज द रिजल्ट उनकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होती है। टैक्स के अंदर भी वो हो सारे पैकेजेस ट्रांसफर पेमेंट की हेल्प से भी गवर्नमेंट की जो पुअर पीपल की हेल्प करती है, डोनेशन की हेल्प से उनको एम्प्लॉयमेंट दे के जो और उन लिए न्यू स्कीम्स निकाल के, जिसके कारण इन दोनों में जो कैप कम करने में वो हेल्प करती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, स्टेट इट्स कंपोनेंट्स, कि हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड होती क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं विच द ऑल द सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज प्लानिंग टू बाय। ये हमेशा एक्चुअल नहीं होता, ये हमेशा क्या होती है, एक प्लानिंग होती है एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम।
एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम में जो जितने भी हमारी इकोनॉमी में सेक्टर है वो परचेज करने के बाय करने के लिए कोशिश करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। हमारे एग्रीगेट डिमांड में कितने कंपोनेंट्स आ जाते हैं मेन, हमारे एग्रीगेट डिमांड में क्या आते हैं, हमारे 4 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या होता है हमारा हाउस होल्ड, सेकेंड हमारे पास क्या हो जाती है फर्म्स, देन कम्स गवर्नमेंट सेक्टर, उसके बाद हमारा क्या आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या प्रोवाइड करता है, हाउस होल्ड सेक्टर ये प्रोवाइड करता है फाइनल गुड्स which are consumed by the final user as the condition in which they are available in the market। उनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है उनको क्या बोलते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में हम सारे एम्प्लॉय इन्वॉल्व होते हैं, इनमें फर्म्स भी आ जाती है, इसमें गवर्नमेंट भी आ जाती है, इसमें हमारी इंडिया में जितने भी रेजिडेंट्स है वो सारे इंक्लूड होते हैं। सेकंड है फर्म। फर्म क्या करती है, ये करती है इन्वेस्टमेंट पर्पस में डेटा एक्सपेंडिचर विच इज डिपेंड ऑन द परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑन द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विच हेल्प इन द इंक्रीजिंग द फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी, जिसके कारण हमारी फर्दर प्रोडक्शन कैपेसिटी में हेल्प होती है। गवर्नमेंट क्या होती है, इट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंडिचर विच आर स्पेंड ऑन कंज्यूमर एज वेल एज द फर्म फॉर सोशल वेलफेयर पर्पज। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल आ गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल आ गया, गवर्नमेंट जिस ढंग से हमें हेल्प करती है। थर्ड आ गया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारा क्या आता है, दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट को हम किसके साथ डिनोट करते हैं, अपने एक्स के साथ, लेकिन इंपोर्ट को किसके साथ डिनोट किया जाता है, एम के साथ डिनोट किया जाता है। एक्सपोर्ट मीन्स हमारी तरफ क्या आता है, फॉरेन करेंसी आ जाती है। दिस एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड बाय द फॉरेन कंट्रीज ऑन द परचेज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट में आता है, इट इज रेफर्स टू द domestic expenditure which is incurred on the to import the goods from the foreign countries from the rest of the world, उसको कहते हैं import। लेकिन अगर हम अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, हमारी इकोनॉमिक्स की बात करें तो हम एक टाइम पे किसकी स्टडी करते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो वी टेक एट ए टू टाइम, हमारे पास 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक हमारे के पास क्या होता है हाउस होल्ड कंपोनेंट, दूसरा हमारे पास क्या होता है फर्म। इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके साथ की दी जाती है, सी के साथ, इसकी रिप्रेजेंटेशन इन्वेस्टमेंट किसके साथ की जाती है, आई की। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारे पास मेन 2 कंपोनेंट्स हो जाते हैं, दैट इज सी प्लस आई। अगर आपको ये 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आप एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग लिखेंगे, फिर एक एक बताएंगे हमारे 4 कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन हमारी इकोनॉमी कौन सी है, क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें ना ही कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयरमेंस होता है, ना ही किसी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है। इट मीन्स एट ए टाइम वी टेक इनटू अकाउंट 2 सेक्टर, फर्स्ट इज द हाउस होल्ड सेक्टर, सेकंड इज द फर्म सेक्टर। और हाउस होल्ड सेक्टर जितने भी कंसेप्शन करते हैं वो सी की फॉर्म में करते हैं, और ये किसकी फॉर्म में करते हैं, आई की फॉर्म में। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल हो जाती है, सी प्लस आई। इसके बाद अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है देन वी हैव टू मेक ए डायग्राम। तो इसका हमें डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, वो कैसा होता है हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, इधर वाइट साइड क्या है, इनकम, आउटपुट एंड वेयर एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड के हमारे कितने कंपोनेंट्स है, सी प्लस आई है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट है इट रिमेन्स द कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम, दिस रीजन इट इज पैरेलल टू ऑलवेज एक्स एक्सिस। और जो हमारा कंजम्पशन कर्व है इट स्टार्ट्स, इन्वेस्टमेंट फैक्टर हम थोड़ी सी नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं, हेयर इज द इन्वेस्टमेंट फैक्टर। जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, सी बार से स्टार्ट होता है, और ये कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि जब इनकम 0 होती है तो उन इस टाइम पे वी हैव टू कंज्यूम समथिंग टू फुलफिल अवर बेसिक नीड्स। और उसके बाद ये कौन सा स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप, विच शो द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द एग्रीगेट एंड कंजम्पशन। और एग्रीगेट डिमांड ये सभी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, और ये इससे ऊपर के स्टार्ट होती है कंजम्पशन से, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ द सी प्लस आई। और ये एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके, इट इज आल्सो पॉजिटिव स्लोप टू द इनकम, इट आल्सो स्टार्ट्स अबव फ्रॉम सी बार एंड इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इट इंक्लूड्स बोथ कंजम्पशन एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट। और एक बात ध्यान में रखें, जो एग्रीगेट डिमांड होती है इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द कंजम्पशन, बिकॉज हियर इज द इन्वेस्टमेंट लाइज बिटवीन देम, क्योंकि इनके अंदर क्या लाई होता है, हमारा इन्वेस्टमेंट लाई होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट में हम जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव करते हैं 2 मेथड से अचीव करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे हमारी प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड किसकी इक्वल होती है, एग्रीगेट सप्लाई के,
दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल हो जाती है, हमारी सेविंग के इक्वल हो जाती है। तो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन से होते हैं, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, एग्रीगेट डिमांड की तरफ से 2 कंडीशंस आ जाए एग्रीगेट सप्लाई की, सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, एस इज ग्रेटर देन आई, एस इज लेस देन आई, लेकिन हमारे मार्केट के जो फोर्सेस है वो ऐसे फैक्टर अपॉन करेंगे हम वापस इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ जाएंगे। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड में भी हमारे 2 टाइप कंडीशन हो सकती हैं, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। जो सी मर्जी कंडीशन आ जाए, मार्केट फोर्सेस अपने आप ही एडजस्टमेंट इस ढंग से करेंगे कि हम वापस कौन सी कंडीशन में आ जाएंगे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की। इसको एक छोटे से डायग्राम के साथ समझते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट हमें आंसर देना होता है, तो इसलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, अपने एडजस्टमेंट मैकेनिज्म से ही करेंगे। सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग, एग्रीगेट सप्लाई का मीनिंग, और ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है। दिस इज अवर एग्रीगेट सप्लाई कर्व, और ये आइडेंटिकल किसके होती है, इनकम के होती है, और 45 डिग्री के एंगल से इसको बनाया जाता है। ये एडी हमारे पास कौन सी होगी, एग्रीगेट डिमांड होगी, और ई हमारा कौन सा हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये वो पॉइंट है जहां पे एग्रीगेट डिमांड हमेशा किसके होती है, एग्रीगेट सप्लाई के। अगर हम इसकी लेफ्ट की बात करें तो ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है, ये हमारे पास क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है। इन दिस कंडीशन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इन द अपर केस राइट साइड पे हमारा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन हमारे एग्रीगेट डिमांड। अब ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कैसे एक्ट अपॉन करेंगे, हम जब स्टार्टिंग में करेंगे इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इस पॉइंट में हमारी क्या है, ओ वाई हमारी आउटपुट है, हमारी इनकम लेवल है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कौन से हैं, वी हैव द 2 टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। हमारी इकोनॉमी में टी टाइप्स ऑफ कंडीशन हो सकती हैं, एक तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है विच शोज द लेफ्ट साइड ऑफ अवर इक्विलिब्रियम लेवल, दैट इज एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इट्स मीन्स कि प्रोड्यूसर के पास जो सफिशिएंट स्टॉक नहीं है, सफिशिएंट स्टॉक किसका बात का नहीं है, टू मीट द एग्रीगेट डिमांड, कि वो डिमांड को क्या कर सके, मीट कर सके। क्योंकि रीजन क्या है, डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो इसमें क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड को कोप अप करने के लिए क्या मिल जाएगी, एग्रीगेट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी तो हमारी एग्रीगेट डिमांड फिर से इंक्रीज होगी। एग्रीगेट डिमांड कब तक इंक्रीज नहीं होती जाएगी, जब तक कि एग्रीगेट डिमांड किसके इक्वल नहीं आ जाती, हमारी एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं आ सकती। टू द राइट साइड अगर हम देखें, एग्रीगेट डिमांड सप्लाई किससे ज्यादा है, एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। इट मीन्स हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, जो हमारे पास स्टॉक बचा है वो ज्यादा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग डिमांड कम है। तो इस केस में प्रोड्यूसर को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो प्रोड्यूसर क्या कर देगा, उसको ज्यादा लॉस ना हो, प्रोड्यूसर क्या चाहता है, मैक्सिमम अपने प्रॉफिट चाहता है। जिस केस में उसको लॉस होना होता है, जब उसको लगता है कि उसको लॉस की एंटिसिपेशन है, तो उस केस में ही विल बी स्टॉप द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा, कम कर देगा। अगर वो प्रोडक्शन कम कर देगा, उसके साथ उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, साथ के साथ उसकी सेविंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद फिर उसकी इनकम और एग्रीगेट सप्लाई का कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और एग्रीगेट सप्लाई भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वो तब तक प्रोडक्शन बंद करेगा जब तक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल नहीं आ जाते। इट मीन्स चाहे इकोनॉमी में ये वाली कंडीशन आ जाए, चाहे इकोनॉमी में ये वाली कंडीशन आ जाए, हमारे जो मार्केट के फोर्सेस है, हमारे मार्केट के फोर्सेस कौन से हैं, एग्रीगेट डिमांड थे, एग्रीगेट सप्लाई, वो इस ढंग से अपने आप, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब ही होता है खुद को अपने आप एडजस्ट करना, वो अपने आप को इस ढंग से एडजस्ट करेंगे कि वापस इस कंडीशन में स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। ये तो था एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हेल्प से। सेकंड हमारे पास कौन सा है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से, क्योंकि वी हैव द 2 अप्रोचेस, हमारे पास 2 अप्रोचेस है। कई बार ये क्वेश्चन किस में आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 1 मार्क्स में भी आ जाता है हमारे पास, कई बार ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन हमारे पास 2 या 3 मार्क्स में आ गया तो डायग्राम बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आ जाता है तो फिर हमें पहले बताना पड़ेगा कि ये किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे बात कर रहे हैं, राइट साइड पे बात कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसकी एलेब्रेशन होगी। तो हमें ये पता है कि जो हमारी सप्लाई कर्व है ये हमेशा किससे स्टार्ट होती है, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द नेगेटिव,
और जो हमारी इन्वेस्टमेंट कर्व होती है वो क्या रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है, इट इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इसका इन रिस्पेक्टिव ऑफ इनकम, इनकम जितनी बढ़ती है लेकिन इन्वेस्टमेंट रिमेन्स द सेम एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। और हमारा ई कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस पॉइंट में सेविंग किसके इक्वल है, हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द सेविंग। अगर हम राइट साइड पे देखें तो सेविंग इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट। तो कोई भी कंडीशन हो जा सकती है ये, दिस इज अवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इस कंडीशन में हमारी जो इनकम है वो क्या है, ओवाई है। लेकिन कई बार मार्केट में क्या आ जाता है, ये भी कंडीशन अराइज हो जाती है जिसमें सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है और सेविंग क्या है, इन्वेस्टमेंट से कम है। इस कंडीशन में एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस ढंग से एक्ट अपॉन करेंगे। सपोज करो अगर सेविंग ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या ज्यादा हो रही है, लीकेज ज्यादा हो रही है, हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन कम हो रही है। लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा पार्ट क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। अगर लोग ज्यादा पार्ट सेव कर रहे हैं तो इसका ये मतलब जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड इतनी है नहीं, क्योंकि डिमांड ज्यादा होगी तभी हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। एग्रीगेट सप्लाई किससे ज्यादा है, हमारी एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। कौन सी कंडीशन आ गई हमारी, ये वाली कंडीशन जिसमें एग्रीगेट सप्लाई किससे ज्यादा है, हमारी एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है। किसी ना किसी हमारे पास जो इन्वेंट्री स्टॉक बचा हुआ है वो क्या है, बहुत ज्यादा इंक्रीज की, सॉरी जो हमारी सेविंग्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, मीन सप्लाई हमारी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, ही विल रिड्यूस द प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन को क्या कर देगा, बंद कर देगा। जैसे कि हमने इस कंडीशन में कहता था ही विल स्टॉप द प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन बंद होगी तो अल्टीमेटली इनकम भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जब इनकम कम होगी तो हमारी सेविंग क्या होगी, इवेंचुअली कम हो जाएगी। क्योंकि इनकम और सेविंग का कौन सा रिलेशनशिप है, ये हमने सेविंग फंक्शन में पढ़ रहा है, दैट इट बिलोंग्स टू द डायरेक्ट रिलेशनशिप, इट इज आल्सो पॉजिटिव लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है। अगर इनकम ज्यादा है तो सेविंग ज्यादा है, अगर इनकम कम है तो हमारी सेविंग कम है। फर्दर वो कटदम तब तक अपनी प्रोडक्शन कम करेगा जब तक कि सेविंग किसके इक्वल नहीं हो जाती, इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। मींस चीज को हमने वही को इलेबरेट करना है लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देना है। यहाँ पे हमने किस हेल्प से करना था, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई की हेल्प से, और यहाँ पे हमने किसकी हेल्प से करना है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हेल्प से। ऑन द अदर हैंड जब हमारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या है, ज्यादा है, लेकिन हमारी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या है, कम है। इट मीन्स जो हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी हुई है इट इज ग्रेटर, सॉरी इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो हमारी इट मीन्स हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। इंजेक्शन ज्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। किससे ज्यादा, हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। अगर हमारी एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास उतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है कि ही अपनी करंट रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। करंट रिक्वायरमेंट मतलब करंट डिमांड की कंडीशन को हम मीट कर सके। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इकोनॉमी में प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। प्रोडक्शन को इसलिए इंक्रीज किया जाएगा ताकि सप्लाई क्या हो सके, इंक्रीज हो जाएगी। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, इंक्रीज होएगा। अल्टीमेटली वो कब तक इंक्रीज करेंगे, जब तक सेविंग किसके इक्वल नहीं हो जाती, हमारी इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाती। इन्वेंट्री को तब तक इंक्रीज किया जाएगा जब तक ये कंडीशन इसके इक्वल नहीं हो जाती। बस वही है, लेकिन दोनों को एलेबरेट उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। एस मीन्स सेविंग, आई मीन्स इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा है इसका मतलब हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, अज्यूम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000, MPS मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.2, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। हमने मल्टीप्लायर के वर्किंग को शो करना है। सबसे पहले मल्टीप्लायर होता क्या है, इट रेफर्स टू इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की इंक्रीज होने से जितना हमारी इनकम में इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर। स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारी वर्किंग क्या शो करती है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है इनकम हमारी सेम प्रपोर्शन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है, अगर कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है तो उधर हमारी सेविंग भी इंक्रीज हो रही है। अब जिस बंदे ने कंजम्पशन की है वो हम पूरी यहाँ पे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे।
एक पर्सन की कंजम्पशन मैंने कंज्यूम किया है, दूसरे बंदे से जिससे खरीदा है वो उसकी क्या होगी, फर्दर इनकम होगी। फर्दर इनकम में इंक्रीमेंट आ गया, फर्दर कंजम्पशन इंक्रीज होगी, ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा। कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलता रहेगा, दिस शोज द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। अब इस केस में हमें इंक्रीज, सबसे पहले वी विल ड्रॉ ए टेबल। इस केस में हम क्या करेंगे, टेबल को ड्रॉ करेंगे। इस केस में हमें क्या कंडीशन दी हुई है, स्टार्टिंग में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाते हैं, राउंड्स, कि कितने राउंड्स में ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो रहा है। उसके बाद चेंज इन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कितनी है, चेंज इन इनकम कितनी है, कितना पार्ट कंज्यूम हो रहा है और कितना पार्ट उसका सेव हो रहा है। 1000 फर्स्ट राउंड में हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है। अगर एमपीसी, और ये हमारा मल्टीप्लायर डिपेंड किस पे करता है, हमारा एमपीएस पे करता है। अगर एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी की कितनी वैल्यू आ जाएगी, डेट बिलोंग्स टू बी 0.8। अब अगर हम देखें, हमारे इनिशियली हमने क्या सोचा है, जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है उतनी क्या है, इनकम इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट पार्ट में 0.8 हमारी क्या है, कंजम्पशन है, तो 800 हम क्या करेंगे, कंज्यूम, 200 हम क्या कर लेंगे, सेव। अब एक बंदे की कंजम्पशन दूसरे बंदे की क्या बन जाएगी, इनकम बन जाएगा। फिर इसका जो 80% है वो क्या किया जाएगा, कंज्यूम किया जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 640, और हमारी सेविंग कितनी आ जाएंगी, डेट बिलोंग टू बी 1 and 60। अब ये फर्दर थर्ड राउंड में भी ये 460 यहाँ पे आ जाएगा। इसका जो 20% है, डेट इज 128, 512। ये प्रोसेस आगे आगे चलता रहेगा। अब अल्टीमेटली ये प्रोसेस कब तक आगे आगे चलता रहेगा, जब तक कि इस केस में हमारा मल्टीप्लायर कितना आ रहा है, डेट इज 1/0.8, 1/8 इंटू 10। ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 5। जब तक ये कितने टाइम्स नहीं इंक्रीज होता, 1.25 टाइम्स ये इंक्रीज नहीं होता। इसको आपस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब ये 1.2 टाइम्स कितना हो गया, 1000 इंटू 1.25, ये आ गया 125 एंड वी हैव 0। जब तक ये यहाँ तक हमारी इनकम नहीं इंक्रीज होगी, 1250। अब इसका जब 80% क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी आ जाएगी, 1000 आ जाएगी। क्योंकि इनिशियली हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन सेविंग। तो ये क्या हो जाएगा कि 1000 हमारी क्या आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, तो 250 हमारी क्या आ जाएगी, इसमें 1.25, इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी आ जाएगा वो हमारी क्या आएगी, उतने टाइम इनकम इंक्रीज हो जाएगी। यही होते हैं, कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हमें दे दिया जाता है, तो इसको हमने इस वे से इसकी प्रॉपरली वर्किंग शो करनी है। उसके बाद वी विल राइट डाउन इन द राउंड्स, इन द फॉर्म ऑफ राउंड करेंगे। इन द फर्स्ट राउंड पहले वर्किंग का वो बनाएंगे कि जितनी इन्वेस्टमेंट में चेंज है उतनी हमारी इनकम में चेंज है, फिर उतनी हमारी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है, फिर एक की कंजम्पशन दूसरे की क्या बन जाएगी, इनकम। ऐसे ऐसे वर्किंग इंक्रीज हो जाती है। फर्स्ट राउंड में हमारे इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000, और चेंज इन इनकम कितनी होगी, 1000। 80% हम उसका कंज्यूम कर रहे हैं, वो 800 आ गया, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 200 हमने क्या कर लिया, सेव कर दिया। सॉरी, ये कितना आ जाएगा, 1.2, इट बिलोंग्स टू द 5 टाइम्स। यहाँ पे कैलकुलेशन प्रॉब्लम तो नहीं कुछ होगी, 1.8, ओह फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला गलत हो गया, 1 माइनस 1.0.8, 1.0.2, और ये आ जाएगा 5000। 5000 अगर आया तो हमारी इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, 5000। 1000 अगर हमारी सेविंग है तो 4000 हमारी क्या आ जाएगी, कंजम्पशन हो जाएगी। मेरी 1000 की अमाउंट कहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी, हमारी 5000 में जाके कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे फार्मूला गलती से गलत लग गया। हमारा एमपीएस का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 1/1 माइनस एमपीसी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द कंजम्पशन फंक्शन विद शेड्यूल एंड डायग्राम। हमने कंजम्पशन फंक्शन एक्सप्लेन करना है एक टेबल, शेड्यूल का मतलब है टेबल और डायग्राम की हेल्प से। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले कंजम्पशन फंक्शन होता है क्या है, हमारा कंजम्पशन फंक्शन शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। इसकी रिप्रेजेंटेशन किसके साथ दी जाती है, इसके साथ दी जाती है, दैट इज एफ शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन एंड द इनकम। अब कंजम्पशन फंक्शन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास सीवर प्लस एमपीसी इंटू वाई। इसकी इसमें हमारा सी क्या है, कंजम्पशन फंक्शन है, ये सीवर हमारी क्या हो जाती है, ऑटोनोमस इन्वेस्ट कंजम्पशन, एमपीसी इज मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वाई हमारी क्या आ जाती है, इनकम आ जाती है। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इसका एक टेबल और डायग्राम बनाना है।
अगर हम इसका टेबल बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी क्या आ जाएगी इनकम, दूसरी तरफ हमारी क्या आ जाएगी कंजम्पशन। इनकम हमारी क्या है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। इनकम आ गई 40, उसके बाद इसको 80 के साथ हम क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। 120 आ गई, 200 आ गई, 280 आ गई, 360 आ गई, उसके बाद 80 प्लस के 440। वो पॉइंट जिस केस में हमारी इनकम कंजम्पशन के इक्वल होती है उसको हम कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। इसके ऊपर देखिए अगर हमारी जो कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, नीचे वाले पॉइंट में हम आगे आगे बढ़ता है जो हमारी इनकम है वो किससे ज्यादा है, कंजम्पशन से ज्यादा है। ये हमारा क्या हो गया डायग्राम हो गया। उसके बाद जब हमारी इनकम 0 है उस पे पॉइंट हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन है जो कि बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए हम बोलते हैं, और इसको डिनोट किसके साथ किया जाता है, सी बार के साथ। अगर हम इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसका डायग्राम कुछ इस वे से बनेगा। इसमें सिर्फ हम क्या ले रहे हैं, एक इनकम ले रहे हैं, एक तरफ हम क्या कर रहे हैं कंजम्पशन शो कर रहे हैं। कंजम्पशन फंक्शन विल बी राइट अपवर्ड स्लोप which show there is positive relationship between CC is our consumption function which is positively related to income upward sloping, which shows why it is positive and straight line because change in consumption is remains the fixed, and C bar is known to be the autonomous function. It is that level when our income is 0 there is some amount of consumption to meet the basic needs. This is the reason consumption function does not start from the origin. उसके बाद as their income increasing consumption is also going to be the increase. उसके बाद इनकम की जो हमारी लाइन है इन दोनों का रिलेशनशिप शो करना है, तो AS और हमारी इनकम क्या होती है, सेम होती है 45 डिग्री के एंगल से। जो हमारा ए पॉइंट है इट इज नोन टू बी द ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो पॉइंट है जिसमें इनकम किसके इक्वल हो जाती है, कंजम्पशन के, और सेविंग इसका मतलब इसमें क्या आती है 0। अगर हम इसके लेफ्ट पॉइंट पे देखिए ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी इनकम है, तो ये क्या शो करे, कंजम्पशन ज्यादा है, ये क्या हमारी डिस सेविंग है, मतलब नेगेटिव सेविंग है। इट मीन्स हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, पिछले टाइम की पास्ट सेविंग से कर रहे हैं। अगर हम राइट साइड पे देखें तो इनकम ज्यादा है तो हमारी कंजम्पशन क्या है, कम है। इट मीन्स दिस शो द एरिया ऑफ सेविंग। कौन सी सेविंग, हमारी पॉजिटिव सेविंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है with the help of example how can increase in investment affect its level of income, it affect with the help of multiplier। अभी हम करके हटे, जब भी हमने एक एग्जांपल देनी है और बताना है चेंज इन इन्वेस्टमेंट किससे हेल्प करता है, हमारी मल्टीप्लायर की हेल्प से करता है। इसमें पहले क्या बताएंगे, फिर हम मल्टीप्लायर का मीनिंग, उसके बाद उसका फॉर्मूला बनाएंगे, और ये किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे डिपेंड करता है। जितना एमसी इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। एक हम इसकी क्या दे देंगे, एग्जांपल दे देंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसमें सेम इनकम इतनी है, एक छोटी सी न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया पीपल स्पेंड हाई परसेंट ऑफ इनकम सो एमपीसी एंड एपीसी हाई येट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज लो, व्हाई। ये हमने अभी देखा था, पीछे देखा था कि हमारी मल्टीप्लायर और एमपीसी में कौन सा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट होता है। जितनी हमारा मल्टीप्लायर एमपीसी ज्यादा है उतनी हमारा मल्टीप्लायर क्या होएगा, ज्यादा होएगा, और जितनी हमारी एमपीसी की वैल्यू कम होगी उतनी मल्टीप्लायर क्या होगी, कम होगी। एक किस अजम्पशन पे डिपेंड करता है कि हमारी इकोनॉमी में कौन सी कैपेसिटी है, एक्सेस कैपेसिटी है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब जितनी हमारी डिमांड इंक्रीज होगी हम सप्लाई को, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को उतनी इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, हमारी डेवलपिंग कंट्री इंडिया की बात की जाती है। हमारी इंडिया में जो है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बिल्कुल भी एक्सेस नहीं है। ये वो कंट्री है जिसमें जो आउटपुट रहती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज नहीं किया जाता। इसलिए अगर हमारी इकोनॉमी में डिमांड ज्यादा होगी तो आउटपुट को इंक्रीज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो नेट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा, जिसके कारण कौन सी कंडीशन आ जाएगी, इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाती है। फर्दर इफेक्ट किस में, प्राइसेस में इंक्रीज होता जाता है। यही रीजन है कि यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या होता है, कम होता है। क्यों, यहाँ पे जो हमारी अजम्पशन है एक्सेस कैपेसिटी की कंजम्पशन यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई एएस इज रिप्रेजेंटेड बाय 45 डिग्री लाइन। हम ये देखते हैं कि हमारा जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि जो हमारी एग्रीगेट सप्लाई और हमारी इनकम की कर्व है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं। जो ओरिजिन से लाइन बनाई जाती है वो हाफ पार्टीशन किसको डिनोट करता है, एग्रीगेट सप्लाई को,
हाफ किसको डिनोट करता है, हमारी इनकम को भी। ये दोनों ही साइड्स को इक्वलाइजेशन पार्ट में डिवाइड करता है। अगर हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो अगर हम देखेंगे दोनों तरफ हमारा जो डिस्टेंस है दैट विल रिमेन्स द सेम। वो क्यों सेम रहता है, क्योंकि इसमें हम ये अज्यूम करते हैं एग्रीगेट सप्लाई किसके आइडेंटिकल होती है, हमारी इनकम के इक्वल होती है। ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।